हेलो साथियों, तो यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ का आज मैं यहाँ पर जो है आपको एक और फुल मॉक टेस्ट जो है यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ और ये पूरा आपको वन शॉट में यहाँ पर जो है सॉल्व कराया जाएगा। और इस समय जो मॉक टेस्ट आपको मैं सॉल्व करा रहा हूँ यहाँ पर जो आपको ये दिए गए हैं, लगभग यहाँ पर आपको 12 मॉक टेस्ट जो है वो दिए जा चुके हैं। तो इसी का आज मैं दूसरा यहाँ पर मॉक टेस्ट जो है आपको सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि आप सभी को पता है इसकी फी कम कर दी गई है और ये इतने सारे पॉइंट यहाँ पर आपको बोनस के रूप में मिल रहे हैं, जिससे आप सबसे फास्ट रिवीजन आप अपना कर पाएंगे। यानी कि एग्जाम से 2-3 दिन पहले अगर आप ये वाली नोट्स और इन दोनों को अच्छे से पढ़ के साथ में फॉर्मूला पढ़ लेते हैं तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आपको इंस्टॉल करना है एलवी क्लासेज ऐप। और यहाँ पर जो है इस पर आप गवर्नमेंट एग्जाम कोर्स पर जाकर इसको ले सकते हैं। कहीं पर कोई दिक्कत आए तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर जो मैं मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करा रहा हूँ, एग्जाम में तो आपको यहाँ पर पूरे 120 मिनट मिलेंगे, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि आपका पूरा का पूरा मॉक टेस्ट जो है मैं सिर्फ आपको 1 आवर्स में कंप्लीट करा दूं। देखिए यहाँ पर मैं आपका ज्यादा समय जो है वेस्ट नहीं करूंगा, जितना भी मैं आपसे टाइम लूंगा उतने में आपको जो है जितना मैक्सिमम मैं क्वेश्चन दे पाऊंगा। मेरी कोशिश यही रहती है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि 1 से 1.5 घंटे की क्लासों में मैंने आप सभी को यहाँ पर 150-200 तक एमसीक्यू करा दिए हैं, आपकी जो मैराथन क्लासेस हुई हैं। तो मेरा मानना यही है कि टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, कंटेंट आपको ज्यादा देना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है और यह जो है सुप्रसिद्ध कथन निम्नलिखित में से किसका है। देखिए काफी लोग कमेंट करते हैं कि पेपर काफी सरल है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि सर इस सेट में मेरे 60 बन रहे हैं, कोई बता रहा है 40 बन रहे हैं। तो ये आपकी तैयारी पर निर्भर करता है कि आपने किस लेवल से तैयारी की है। ठीक है, अगर आपने तैयारी की है तो अब आपको ये सिंपल लगेंगे। ठीक है, जब थोड़ा सा वही क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है तो आपको टफ लगने लगता है। क्वेश्चन वही आते हैं एग्जाम में, बस केवल यहाँ पर क्वेश्चन के पूछने का तरीका मायने रखता है कि क्या पूछ रहा है और किस तरीके से पूछ रहा है। हो सकता है आपने क्वेश्चन पढ़ा हो लेकिन इस तरह से आपसे पूछ लिया जाए कि आपको समझ में ही ना आए। ठीक है, तो यहां पर आपको क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए क्या कह रहा है कि सांख्यिकी जो है ये गणना का विज्ञान है, ये सुप्रसिद्ध कथन किसका है। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान जो है ये किसने कहा है, तो ये एएल बाउले ने जो है सांख्यिकी को गणना का विज्ञान, इसके अलावा माध्यों का विज्ञान, ये किसने बताया है, ये एएल बाउले ने बताया है। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि समष्टि यानी कि पॉपुलेशन के बारे में कौन सा कथन पूरी तरह से सही है। पहला बता रहा है कि यह हमेशा असीमित होती है, तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं, पॉपुलेशन हमेशा असीमित नहीं होती है। यह जो है अध्ययन के उद्देश्य के अनुसार निश्चित की गई सभी इकाइयों का संपूर्ण समूह है, ये बिल्कुल सही होगा। यानी कि जिस क्षेत्र में आपको यहाँ पर अध्ययन करना है, जिस चीज का आपको यहाँ पर सर्वे करना है, उसके उद्देश्य के अनुसार ही आप यहाँ पर जो है जो पॉपुलेशन चुनते हैं उसका यहाँ पर जो है संपूर्ण इकाइयों का संग्रह होता है। ठीक है, तो ये हर समय जो है यानी कि हमेशा असीमित नहीं होता है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ पर कह रहा है कि अनुसंधान की निम्नलिखित विधियों में से किसमें जो है सूचक स्वयं प्रश्नों के लिए प्रविष्ट करके प्रगणक को वापस यहाँ पर भेजते। क्या बताया गया कि जो सूचक होता है यानी कि जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन देता है वो स्वयं प्रश्नों के उत्तर जो है वो प्रविष्ट करके यानी कि भर कर जो है वो प्रगणक को वापस भेजते हैं। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, प्रश्नावली की बात हो रही है, क्योंकि प्रश्नावली जो है वो स्वयं सूचक भरता है और ये डाक द्वारा जो है भेजी जाती है। और अगर प्रगणक स्वयं भरता है यहाँ पर तो फिर वो क्या होती है, उसे बोलते हैं अनुसूची। ठीक है, इसके बाद आ जाइए अगला कह रहा है कि जब प्राथमिक आंकड़ों को किसी अन्य शोधकर्ता अपने शोध पत्र पर पुनः उपयोग करता है, यानी कि जो प्राथमिक आंकड़े थे इनको कोई और यूज कर रहा है, तो अब ये जो आंकड़े होंगे वो दूसरे के लिए हमेशा कैसे आंकड़े बन जाएंगे, द्वितीयक आंकड़े बन जाएंगे। याद रखिएगा प्राथमिक आंकड़े जो थे अगर उनका कोई और यूज कर रहा है दोबारा से तो वो अब उसके लिए क्या बन जाएंगे, द्वितीयक आंकड़े बन जाएंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर प्रायिकता प्रतिदर्श का एक विशिष्ट रूप है। यहाँ पर जो है गैर प्रायिकता प्रायिकता का जो है यहाँ पर विशिष्ट रूप आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कि जो सप्रयोजन या विचार प्रधान प्रतिदर्श होता है इसे यहाँ पर जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी समष्टि के सभी तत्वों की एक क्रमिक सूची उपलब्ध हो और हम जो है हर केवें तत्व का चयन यानी कि प्रतिदर्श के लिए करते हैं तो यह विधि क्या कहलाती है, तो इसे बोलते हैं व्यवस्थित प्रतिदर्श। क्या बोला जाता है, व्यवस्थित प्रतिदर्श, यानी कि यहाँ पर इसे सिस्टमैटिक यहाँ पर सैंपलिंग बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या दी गई है 1 2 3 4 5,
6 7 8 9 10, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है हर बार दो संख्या छोड़कर ये तीसरा वाला सिलेक्ट कर रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ पर यहाँ पे जो है एक क्रम से जो है संख्या चुनी जा रही है, इसका हम लोग हर बार केवां पद उठा रहे हैं, तो इसे बोलते हैं व्यवस्थित प्रतिदर्श, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि सांख्यिकी में वर्गीकरण यानी कि जो क्लासिफिकेशन है, इसके संदर्भ में अपवर्जी विधि का क्या अर्थ होता है। देखिए अपवर्जी विधि तो आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें जो यहाँ पर सीमा होती है जैसे कि 10 से 20, फिर अगला होता है 20 से 30, इसके बाद फिर जो अगला होता है वो 30 से 40, इस क्रम में होती है अपवर्जी श्रेणी। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि वर्ग की उच्च सीमा को उसी वर्ग के अंतर्गत शामिल किया जाता है, यानी कि जैसे कि इसमें 10 से 20 है तो 20 क्या है, इसकी उच्च सीमा है। तो याद रखिएगा इसको हमेशा अगले वर्ग की निम्न सीमा में शामिल किया जाता है, इसको कभी भी उच्च सीमा को उसी वर्ग में शामिल नहीं करते हैं, इसको हमेशा अगले वर्ग की निम्न सीमा में जो है यहाँ पर शामिल किया जाता है। तो वही बताया गया देखिए कि वर्ग की उच्च सीमा को छोड़ दिया जाता है और उसे अगले वर्ग में शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका अपवर्जी विधि में होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक सारणी यानी कि टेबल में जो खाने होते हैं, सेल्स के भीतर लिखी जाने वाली मुख्य सांख्यिकी जो है सूचना या डेटा को समूह को क्या कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक टेबल दी गई है और इस टेबल के अंतर्गत आप सभी को पता है कि यहाँ पर जैसे कि ये टेबल बनी हुई है, ठीक है। अब इस टेबल में जो ये वाला भाग है इसको हम लोग यहाँ पर जो है रो की हेडिंग यहाँ पर डालते हैं जिसे स्टेप बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग कॉलम की हेडिंग डालते हैं जिसे कैप्शन बोलते हैं, और बीच का एरिया जिसमें डेटा भरा जाता है इसको हम लोग मुख्य भाग या बॉडी बोलते हैं टेबल की। तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका विकल्प नंबर सी क्लेवर या मुख्य भाग यहाँ पर जो है भाग बोला जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि बारंबारता बहुभुज को निम्नलिखित में से किसकी सहायता से सीधे बनाया जा सकता है। तो बारंबारता बहुभुज को जो है आयत चित्र यानी कि हिस्टोग्राम की मदद से जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर जो है वो बनाया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी सममित आवृत्ति वितरण का वक्र बनाया जाए तो वह कैसा दिखाई देगा। देखिए पहले ही बताया गया सममित आवृत्ति, तो याद रखिएगा कि सममित आवृत्ति का जो यहाँ पर वक्र होता है वो हमेशा घंटी नुमा यानी कि घंटी के आकार का जो है दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो है बेल शेप्ड होगा, ये याद रखिएगा, घंटी के जैसा जो है वो दिखाई देता है। इसके बाद आ जाइए अगला कह रहा है कि किस केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की गणना करते समय पदों के केवल स्थानिक मान पर ध्यान दिया जाता है। ध्यान दीजिए किसकी बात हुई है, स्थानिक मान पर ध्यान दिया जाता है, उसके संख्यात्मक परिमाण पर नहीं। तो वो होता है आपका माध्यिक। आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है आपका जो एम होता है, जीएम होता है, एचएम होता है यानी कि समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपके जो है मैथमेटिकल यहाँ पर होते हैं, ठीक है, इनको मैथमेटिकल यहाँ पर बोलते हैं। लेकिन जो यहाँ पर माध्यिका होती है आपकी और बहुलक होता है ये दोनों पोजिशनल होते हैं, ठीक है, ये याद रखेगा, इनको पोजिशनल बोलते हैं और ये आपके मैथमेटिकल होते हैं, ठीक है, तो ये याद रखेगा। इसके बाद आ जाइए अगला देखिए अगला कह रहे हैं कि यदि किसी समूह में 3 संख्याएं दी गई हैं, 3 है, 6 है और x है, तो उसका अंक गणितीय माध्य जो है यहाँ पर 7 है। तो x का मान बताइए। तो आप सभी को पता होगा कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3, क्योंकि 3 संख्याएं दी गई हैं तो x बार की वैल्यू आपको दी गई है कितना है 7, तो ये हो जाएगा 7 बराबर यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ये मान दिया गया, पहली संख्या है 3, दूसरी है 6 और तीसरी जो है x है जिसका आपको मान निकालना है, बट्टे में हो जाएगा 3, तो इसका गुणा कर दीजिए तो 7 त्रिक हो जाएगा 21, ये 6 और 3 जुड़ेगा तो 9, 9 इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, सॉरी यहाँ पर लिखना है आपको 9 और बराबर में हो जाएगा x, यानी कि 21 से अगर आप 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो यहाँ पर जो है x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 12। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें भी कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको ज्ञात कर लेंगे, तो ये मिल जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगला कह रहा है यहाँ पर कि गति, वेग और दरों की गणना के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप जो है वो सबसे शुद्ध और उपयुक्त माना जाता है। तो अगर आप सभी को पता होगा तो मैंने बताया था कि आपको दूरी ज्ञात करनी है, गति ज्ञात करनी है, चाल ज्ञात करना है, वेग ज्ञात करना है, तो इन सभी के लिए हरात्मक माध्य का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, हरात्मक माध्य का यूज जो है किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ पर कह रहा है कि एक धनात्मक रूप से
असममित वितरण किसकी बात हुई यहाँ पर, धनात्मक रूप से असममित वितरण जो है इसके लिए यहाँ पर कौन सा क्रम सही होगा। तो आप सभी को पता होगा कि जब सममित होता है तो सममित के लिए ये वाली कंडीशन होती है। जब भी यहाँ पर सममित की बात होगी तो सममित में हमेशा याद रखेगा कि मीन बराबर मीडियन बराबर मोड होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसकी बात हुई है, यहाँ पर जो है असममित की बात हुई है। तो असममित के लिए आपका ये होता है, ये याद रखिएगा, ये जो होता है आपका ये असममित के लिए होता है। मतलब यहाँ पर मीन जो होता है वो मीडियन से बड़ा होता है और मीडियन जो होता है आपका मोड से बड़ा होता है। तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो ये दिया गया है ये आपका असममित वितरण के लिए ये भी होता है, लेकिन ये आपका ऋणात्मक के लिए होता है। और ये किसके लिए होता है, ये पॉजिटिव के लिए होता है। ये भी आपका असममित के लिए होगा, लेकिन ये आपका निगेटिव की कंडीशन होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला यहाँ पर कह रहा है कि अपकिरण का कौन सा माप जो है वो माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों के औसत का वर्गमूल होता है। देखिए अगर आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हो तो फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर अंडर रूट, यहाँ पर होता है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर समेशन बटे एन। ये फॉर्मूला होता है किसका, मानक विचलन का। तो यही सूत्र को हिंदी में लिख दिया गया। देखिए क्या बोल रहा है कि अपकिरण का कौन सा माप जो है वो माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों। तो यहाँ पर देखिए एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और बटे एन, तो ये माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का क्या हो जाएगा, औसत। और ऊपर लगा है अंडर रूट यानी कि वर्गमूल होता है। तो ये क्या होता है आपका सिग्मा होता है, जिससे आप बोलते हैं मानक विचलन, ठीक है। तो ये याद रखेगा, अगर आपको परिभाषा याद है यानी कि सूत्र याद है तो उसके अनुसार इस सूत्र यहाँ पर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी वितरण का प्रसरण यानी कि आपको वेरिएंस दिया गया है और उसका मानक विचलन बताना है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सिग्मा बराबर होता है वेरिएंस यहाँ पर जो है अंडर रूट। तो सीधे सीधे आपको 144 का वर्गमूल निकाल लेना है और ये कितना हो जाएगा 12। तो इसका मतलब विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि लॉरेंज वक्र का उपयोग मुख्य रूप से सांख्यिकी में किसे मापने के लिए किया जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो लॉरेंज वक्र होता है इसका उपयोग हम लोग आय या फिर धन का असमान वितरण मापने के लिए यानी कि असमानता मापने के लिए लॉरेंज वक्र का प्रयोग जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी आवृत्ति वितरण में ककुदता यानी कि कुर्टोसिस की बात हो रही है कि अगर इसका मान बीटा 2 जो है वो 3 से कम है, तो 3 से कम होने पर हमेशा क्या होता है, प्लेटोकर्टिक होता है। ये मैंने कई बार बताया है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका 3 के बराबर होने पर होता है और ये जब आपका 3 से मान ज्यादा होता है तब होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए अगला कह रहा है कि यदि किसी वितरण के लिए तृतीय केंद्रीय आघूर्ण यानी कि μ3 का मान कितना है 0, तो यह क्या दर्शाता है। देखिए μ3 किसे प्रदर्शित करता है, ये विषमता को प्रदर्शित करता है। अगर आपको सूत्र याद हो तो एक सूत्र पढ़ा होगा आप लोगों ने, बीटा 1 बराबर होता है μ3 का होल स्क्वायर और बट्टे में होता है μt का होल क्यूब, ठीक है। तो μ2 का होल क्यूब होता है और यहाँ पर μ3, तो ये विषमता का फॉर्मूला होता है यानी कि μ3 यहाँ पर किसको बता रहा है, विषमता को। तो अगर यहाँ पर μ3 का मान 0 है तो 0 होने का मतलब यहाँ पर जो विषमता है वो यहाँ पर 0 है, यानी कि यहाँ जो आपका वितरण होगा वो पूर्णतः कैसा होगा, सममित होगा, क्योंकि यहाँ पर विषमता जो है वो क्या हो गई है, 0 हो गई है। और अगर पूरी 0 हो गई है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, वितरण जो है वो पूर्णतः सममित हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगला कह रहा है कि कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है। तो कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है मीन माइनस मोड बट्टे सिग्मा, या फिर कहीं कहीं पर ऐसा मिल जाएगा आपको एक्स बार माइनस जेड और बट्टे सिग्मा, इस तरह से भी मिल जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा माध्य माइनस बहुलक बट्टे, यहाँ पर बात हो रही है मानक विचलन की, ठीक है। तो इसका विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि भारित सूचकांकों के निर्माण में मार्शल एजवर्थ सूचकांक का भार आधार क्या होता है। तो याद रखिएगा जो मार्शल एजवर्थ का सूचकांक है इसमें आधार वर्ष और चालू वर्ष इन दोनों की मात्राओं का जो है योग या फिर औसत यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, योग या फिर औसत यूज किया जाता है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि सूचकांक निर्माण की किस कसौटी या परीक्षण को जो है लेशपियर और पाश्चे दोनों सूचकांक जो है वो संतुष्ट करने में पूरी तरह से असफल रहते हैं। तो याद रखिएगा टाइम रिवर्सल टेस्ट
और इसके अलावा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, इन दोनों को जो है यहाँ पर ना तो लेस्पेयर संतुष्ट कर पाता है और ना ही पाश्चेय सूचकांक। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर सी सही होगा। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर इसे संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, इसे केवल जो यहाँ पर फिशर का सूचकांक जो है वो संतुष्ट करता है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI में मूल तकनीकी अंतर क्या होता है। तो आप सभी को मैंने बताया है कि जो WPI होता है होल प्राइस इंडेक्स, इसमें कभी भी सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन सेवा यहाँ पर CPI में वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल होते हैं। तो वही बताया गया कि WPI में केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, जबकि CPI में वस्तुओं और सेवाओं दोनों को यहाँ पर जो है शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इन दोनों का डिफरेंस। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि यदि 2015 के आधार पर 2026 में किसी कर्मचारी का जो वेतन सूचकांक है वो कितना है, वो 300 है। यहाँ पर जो है वेतन सूचकांक दिया गया है 300 और इसके अलावा उसका मूल वेतन दिया गया है 20,000। तो वास्तविक क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए उसका वर्तमान वेतन कितना होना चाहिए। तो इसके लिए तो आपको फॉर्मूला याद रखना है बस। तो यहाँ पर बात हो रही है वर्तमान वेतन की। ठीक है, यानी कि करंट सैलरी की बात हो रही है। ठीक है, तो वर्तमान वेतन बराबर होता है मूल वेतन गुणे यहाँ पर करंट इंडेक्स। ठीक है, यानी कि वर्तमान सूचकांक और बटे में 100। तो अगर मैं बात करूं तो मूल वेतन कितना है उसका 20,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 20,000 गुणे करंट इंडेक्स की बात की जाए तो वो कितना है यहाँ पर 300, ये हो जाएगा और बटे में हो जाएगा आपका 100। अब इसको आप हल कर लीजिए, देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अगर आप इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो 20,000 था वो अब बन जाएगा 60,000 रुपए। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर बी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला कह रहा है कि सूचकांकों के संदर्भ में आधार वर्ष के परिवर्तन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। जो आधार आपका परिवर्तित किया जाता है यानी कि जो बेस शिफ्टिंग होती है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य यही होता है कि बहुत पुराने आधार वर्ष को बदलकर किसी हाल के जो है वो सामान्य वर्ष से तुलना करना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि यदि दो चरों यानी कि x और y के बीच सहसंबंध गुणांक क्या है, r बराबर 0। जो सहसंबंध गुणांक है आपका वो यहाँ पर दिया गया है r बराबर 0। तो जब भी आपका दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक r बराबर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है उनके बीच जो है कोई भी रेखीय संबंध नहीं है। दोनों चरों के बीच फिर जो है कोई भी रेखीय संबंध नहीं है। अगला कह रहा है कि यदि x और y के बीच कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक आपको ये दिया गया है, यदि x जो है वो श्रृंखला के सभी पदों को 2 से गुणा किया जाए और यहाँ पर श्रृंखला में 5 जोड़ा जाए तो नया सहसंबंध गुणांक क्या होगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक होता है ये मूल बिंदु में परिवर्तन और इसके अलावा पैमाने में परिवर्तन, इन दोनों से पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। मतलब चाहे आप कोई भी चीज जोड़ दीजिए या घटा दीजिए या कोई चीज गुणा कर दीजिए या भाग कर दीजिए, सह संबंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो पहले कितना था 0.5, तो वही अब भी रहेगा 0.5, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि यदि y का x पर प्रतिगमन गुणांक आपको दिया गया है ये और x का y पर प्रतिगमन गुणांक दे दिया गया इतना, तो इनके बीच सहसंबंध गुणांक r का सटीक मान क्या होगा। तो आप सभी को पता होगा r बराबर अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई होता है। तो अब अगर यहाँ पर मान रखेंगे तो ये मान है 1.2 और दूसरे में दिया गया है 0.3। अभी आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट समझना है, अंक वहां चाहे जो भी दे दिया जाए। ठीक है, बस आपको गुणा भाग आना चाहिए यहाँ पर। तो 12 3 36 हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा। इसके बाद जब इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो 0.6 आ जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि दो प्रतिगमन रेखाओं के बीच का कोण जो है वो 0 डिग्री है। तो याद रखिएगा दो प्रतिगमन रेखाओं के बीच का कोण 0 तब होता है जब आपका r का मान +-1 होता है। यहाँ पर जो है ये आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, बाकी ज्ञात करना तो आना ही चाहिए। तो यहाँ पर दोनों प्रतिगमन रेखाओं के बीच का कोण 0 कब होगा, जब r का मान या तो +1 होगा या फिर -1। और अगर r का मान 0 है तो इसका मतलब फिर वहां पर कोण कितना होगा, फिर कोण जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा।
इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि न्यूनतम वर्ग विधि में किस मान को न्यूनतम या समाकलित किया जाता है। तो न्यूनतम वर्ग विधि में जो है विचलनों के वर्गों का जो योग होता है इसको यहाँ पर हमेशा न्यूनतम किया जाता है। अगला कह रहा है कि यदि एक परिमित समुच्चय में ए जो है अवयवों की संख्या दी गई है, यहाँ पर नंबर ऑफ ए बराबर कितना है 4, तो इसके कुल उप समुच्चयों की संख्या, तो आप सभी को पता होगा कि उप समुच्चयों की संख्या निकालने के लिए जो भी यहाँ पर संख्या दी गई है इसको 2 की पावर में लिख देते हैं, क्योंकि फार्मूला होता है 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 4 हो जाएगा। और 2 की पावर 4 का गुणा करेंगे अगर तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए अगला। अगला देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि कुल योगफल, तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह से 10 का स्क्वायर तक दिया गया है। और आप सभी को पता होना चाहिए अगर पदों का योग ज्ञात करना तो एक फॉर्मूला होता है n+1 बट्टे में होता है 2n+1, सॉरी यहाँ पर और बट्टे में होता है 6। तो n का मतलब यहाँ पर कितना है, 10 संख्या है, तो 10 तक यहाँ पर आपको यूज करना। देखिए n का मान मैं यहाँ पर रख दूंगा तो 10 हो जाएगा, फिर गुणे n+1 है तो 10 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। यहाँ पर 2n+1 है तो 2 का गुणा 10 में करिए 20 हो जाएगा, और 20 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 21, बट्टे में कितना हो जाएगा 6। अब अगर आप इसको कैंसिल कर दें तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 सते 21, इसको आप कैंसिल कर दीजिए तो 5 बार चला जाएगा। अब यहाँ पर अगर इसका आप गुणा कर दें तो 11 × 5 = 55 गुणे 7, और 7 का गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35, और 35 और 3 मिलके कितना हो जाएगा 38, यानी कि 385 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए लॉग का क्वेश्चन दिया गया है और आधार x का मान पूछ रहा है। तो आप सभी को मैंने बताया कि ये क्या है, यहाँ पर बेस दिया गया है, तो बेस अगर दिया गया तो इसको यहाँ पर भी बेस ही बनाइए, और ये इसकी पावर में आ जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा 243, ऐसे लिखते हैं इसको। ये लाग रूप था, इसको हमने संख्यात्मक रूप में इस तरह से बदल दिया। तो यहाँ पर ये आधार अभी भी है, इसकी पावर 5 हो गया, तो x की पावर 5 बराबर, इसको आप लिख सकते हैं 3 की घात 5। 3 का गुणा 5 बार करेंगे आप तो यहाँ पर 243 आ जाएगा। अब दोनों के आधार बराबर हैं, यानी कि घात यहाँ पर बराबर है तो आधार भी बराबर हो जाएंगे, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से ये मान आपको मिल जाएगा। अगला देखिए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि समीकरण, ये आपको एक समीकरण दिया गया है, दोनों के मूलों का गुणनफल पूछ रहा है। देखिए अगर मानक समीकरण की बात करें तो वो ऐसा होता है ax² + bx + c बराबर 0। अगर इस मानक समीकरण से आप तुलना करिए तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू कितनी होगी x² के आगे क्या मानेंगे 1, तो a का मान 1 दिया गया है। b का मान देखिए x के साथ b है, यहाँ पर x के साथ कितना है -4 है, तो b की वैल्यू हो जाएगी -4, और c का मान देखिए यहाँ से कितना बनेगा -12। ये हो गए। और मूलों के जो गुणनफल होते हैं, अगर यहाँ पर मैं बात करूं किसकी, मूलों के गुणनफल की, तो मूलों का यहाँ पर जो गुणनफल होता है वो होता है यहाँ पर होता है c/a, ये फॉर्मूला होता है। अब c का मान देखिए -12 और a का मान होता है 1। अब 12/1 दिया गया तो -12 यहाँ पर, ये विकल्प नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज होगी। देखिए कल मैंने आपको प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला बताया था, सीधे सीधे x + y + xy/100, ये यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्ग है तो वर्ग की एक भुजा 30% है तो दूसरी भी आपकी 30% होगी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 30, दूसरी भुजा भी हो जाएगी 30, प्लस इन दोनों की बात करें तो 30 × 30/100। तो अब ध्यान दीजिए ये 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कट जाएंगे, ये आएगा आपका 60 + 3 × 9, दोनों को ऐड कर दीजिए तो यहाँ पर बन जाएगा विकल्प नंबर सी इसका आंसर। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला कह रहा है कि 7 अलग अलग रंगों की मोतियों को पिरोकर एक वृत्ताकार माला जो है बनाने के कुल कितने भिन्न तरीके हो सकते हैं। तो ये आपका क्रमचय संचय का यहाँ पर क्वेश्चन है। तो अगर इसकी बात करें तो आपको फॉर्मूला पता होगा, यहाँ पर जब भी मोतियों की माला या फूलों की माला की बात होगी तो वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं n-1 फैक्टोरियल और बट्टे 2। तो यहाँ पर देखिए कितने हैं अलग अलग 7, तो n का मान आप रखिए 7, तो 7 से घटा के मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, 7 से आप 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 6 बट्टे में आ जाएगा 2। अब यहाँ पर 6 को आप लिख सकते हैं 6, 5, 4,
3, 2, 1 और बट्टे में दिया गया है 2। अब सीधे सीधे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी गुणा कर दीजिए आप, 6 पंचे 30 हो जाएगा, प्लस नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और 4 तेई 12 और 12 को गुणा कर देंगे तो 12 तेई 36 यानी कि 360। विकल्प नंबर सी यहाँ पर जो है आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि NC12 बराबर NC8। तो अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो यहाँ से आप क्या 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 बनेगा, n बराबर, इसको आप लिख सकते हैं 12 + 8 और 12 और 8 मिला के कितना हो जाएगा 20। n की वैल्यू मिल गई। अब आपको इसका मान निकालना है NC19। तो n का मान आप रख दीजिए 20, C 19, फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये आएगा फैक्टोरियल 20 बट्टे में देखिए बनेगा फैक्टोरियल 19 और फिर इंटू यहाँ पर देखिए 20 से 19 घटाना तो सीधे सीधे मैं लिख देता हूँ फैक्टोरियल 1। तो कुल मिला के इसमें देखिए आप 20 बाहर करेंगे तो कितना बचेगा फैक्टोरियल 19 और बटे में आपका फैक्टोरियल 19 दिया गया है। तो इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है और उस पत्ते के लाल रंग का चित्र वाला पत्ता, देखिए यहाँ पर रेड फेस वाले होने की प्रायिकता बताइए। तो अगर मैं बात करूं तो टोटल जो कार्ड होते हैं यहाँ पर जो है, टोटल कार्ड जो होते हैं वो तो आपको पहले से क्वेश्चन में दिया ही गया है 52। अब यहाँ पर जो है किसकी बात हुई है, रेड फेस की बात हुई है। तो अगर मैं यहाँ पर रेड फेस कार्ड की बात करूं, वैसे टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। पहले रेड की जगह पे हम लोग टोटल फेस कार्ड लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है 60 में लिख देते हैं टोटल फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड जो होते हैं वो आपके 12 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुल्ला बेगम बादशाह, ठीक है। तो यहाँ पर जो गुलाम बेगम और बादशाह होते हैं आपके, ये 4-4 पत्ते होते हैं। तो 4 से 12 यहाँ पर आपके फेस कार्ड हो जाएंगे। इसमें से जो है आपके 6 जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं। इसमें से जो 12 हैं इसमें से 6 ब्लैक होते हैं और 6 जो होते हैं वो रेड होते हैं। तो यहाँ पर आपको जो प्रायिकता बतानी है वो क्या बतानी है, लाल रंग के प्रायिकता होने की। तो लाल रंग के लिए देखिए अनुकूल परिस्थितियां कितनी है आपके पास 6, कुल परिस्थितियां आपके पास कितनी है 52। तो 6/52 अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो ध्यान दीजिए 2 तिहाई 6 और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 26 यानी कि 3/26 यहाँ पर जो है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बस फॉर्मूला याद रखना है, अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां, फिर कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, ये आपको घटित होने की प्रायिकता दी गई है। फिर कह रहा है कि घटना ए के घटित ना होने के प्रतिकूल संयोगानुपात, यहाँ पर आपको प्रतिकूल संयोगानुपात बताना है। वो भी बोला गया है कि घटना ए के ना घटित होने, देखिए घटित होने की प्रायिकता को किससे लिखा गया है, ए से। तो ना घटित होने की प्रायिकता को लिखा जाएगा पी ए डैश से, ये आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। और आप सभी को पता होगा कि घटना के ना घटित होने की प्रायिकता अगर आपको निकालनी है तो 1 माइनस घटना के घटित होने की प्रायिकता, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो संयोगानुपात निकालने के लिए हम लोग घटना के ना घटित होने की प्रायिकता और बट्टे में घटित होने की प्रायिकता लिखा जाएगा। तो ये यहाँ पर इसको करेंगे और बट्टे में आ जाएगा प्रायिकता ऑफ ए। अब सारे मान पता है, देखिए 1 माइनस इसका मान कितना है 2/7, तो ये हो जाएगा 2/7 और बट्टे में इसका मान भी आ जाएगा 2/7। अब अगर ध्यान दें तो इसका लाशा लेंगे तो 7 आएगा, इधर गुणा करेंगे 7, 7 से 2 घटा देंगे तो 5/7 और ये हो जाएगा 2/7। इसमें आपका ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के 5/2 या फिर इसको आप 5:2 लिख सकते हैं। तो कुल मिला के विकल्प नंबर बी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए क्या कह रहा है कि प्रायिकता के योग प्रमेय के अनुसार किन्हीं भी दो गैर अपवर्तित घटनाओं, यहाँ पर गैर अपवर्जित घटनाओं की बात हुई है, ठीक है। अगर अपवर्जी घटनाएं होती हैं तो वहां पर जो आपका ये दिया जाता है पी ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका हमेशा 0 हो जाता है किसमें, अपवर्जी घटनाओं के लिए। लेकिन ये पहले ही बोल दिया गया यहाँ पर कि गैर अपवर्जी, तो इसका मतलब यही विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। फिर अगला देखिए, अगला कह रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य पर जीएनपी, मार्केट प्राइस पर आपका जीएनपी प्राप्त करने के लिए बाजार मूल्य पर जो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी होता है, इसमें क्या जोड़ा जाता है। तो इसमें हमेशा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, जिसे शार्ट में बोलते हैं NFIA, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला देखिए,
अगला यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर है एनएसएसओ के किस प्रभाग का मुख्य कार्य जो है वो क्षेत्र से प्राथमिक आंकड़े एकत्र करना और देशव्यापी सर्वेक्षणों के लिए फील्ड वर्क का संचालन करना। तो फील्ड वर्क की बात हुई है एनएसएसओ के अंतर्गत, तो ये होता है आपका फील्ड संक्रिया प्रभाग। कौन सा होता है? फील्ड संक्रिया प्रभाग होता है। ठीक है, तो ये आप लोग इसके बारे में जो है वो याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्या कह रहा है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि जीवन तालिका के संदर्भ में जो संकेत dx हुए ये क्या दर्शाता है। तो जीवन तालिका के संदर्भ में ये आपका क्या दर्शाता है। तो अगर मैं बात करूं तो ये उम्र x से जो है उम्र x+1 के बीच मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। यहाँ पर जो ये दिया गया आपका ये उम्र x से उम्र x+1 के बीच जो है मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को यहाँ पर दर्शाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला अगला कह रहा है कि कीन्स के अनुसार सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग जो है वो ब्याज की दर के बीच कैसा संबंध पाया जाता है। मुद्रा की मांग और ब्याज दर के बीच हमेशा विपरीत और ऋणात्मक संबंध होता है। कैसा होता है? विपरीत और ऋणात्मक संबंध होता है मुद्रा की मांग और ब्याज की दर के बीच। ठीक है, अगला देखिए अगला यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की स्थापना किस समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। तो ये जो है डॉक्टर सी रंगराजन की समिति के जो है यहाँ पर सिफारिश के आधार पर की गई थी। अगला देखिए अगला यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, यहाँ पर बात हो रही है DES की यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की, का प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकार के किस विभाग के अधीन होता है। तो ये याद रखिएगा किसके अधीन होता है? नियोजन विभाग के अधीन होता है। किसके अधीन होता है? नियोजन विभाग के अधीन होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में किस क्षेत्र को सबसे अधिक भार दिया गया है। तो सबसे अधिक भार जो है वो विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग को दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका कि भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI जारी करने वाली केंद्रीय संस्था कौन सी है। तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे आप NSO के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? NSO के नाम से। अगला देखिए अगला यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी सांख्यिकी अनुसंधान में केवल मुख्य सर्वेक्षण से पहले उसकी कमियों को जांचने के लिए एक छोटा सा प्रारंभिक प्रत्यक्ष सर्वेक्षण किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? उससे हमेशा पायलट सर्वेक्षण बोलते हैं। क्या बोला जाता है? पायलट सर्वेक्षण बोला जाता है। अगला देखिए अगला कह रहा है कि जब कोई प्रगणक आंकड़ों को एकत्र करते समय अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं या झुकाव के कारण गलत प्रविष्टियां करता है तो इसे किस प्रकार की त्रुटि कहा जाता है। तो इसे जो है पक्षपात त्रुटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पक्षपात यानी कि बायस्ड एरर जो है यहाँ पर इसको बोला जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं से सूचना प्राप्त की विधि जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर उपयोगी सिद्ध होती है। तो याद रखिएगा ये कहां पर सिद्ध होती है? जहां पर समाचार पत्रों या टीवी चैनलों के निरंतर नियमित सूचना की आवश्यकता होती है, वहां पर जो है स्थानीय स्रोतों से संवाददाताओं से जो है सूचना प्राप्ति विधि सबसे ज्यादा जो है वो उपयोगी होती है। अगला कह रहा है कि यदि किसी आवर्त वितरण का बहुलक, आपको बहुलक दिया गया है, माध्यिका दी गई है, माध्य का मान निकालना है। तो ये अब आप सभी को स्वयं हल करना है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या होता है? बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। क्या होता है? 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये फॉर्मूला तो आप सभी को याद ही होगा अच्छे से। ठीक है, इसमें मान रख के सॉल्व कर लीजिएगा, विकल्प नंबर ए आपको मिल जाएगा। अगला देखिए अगला कह रहा है कि 3 चरों यानी कि 2 4 8 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। ये भी मैंने आप सभी को कई बार बताया है। ठीक है, इसका आपको गुणोत्तर माध्य निकालना है। तो सीधे सीधे यहाँ पर 2 गुणे 4 गुणे 8 की घात 1/3, और इन सब को अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए ये आपका बनेगा 2 की घात 1, ये 2 की घात 2 और ये 2 की घात 3। अगर इन सभी को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 2 की घात यहाँ पर हो जाएगा 6, और यहाँ पर दिया गया है 1/3। इसका मतलब अगर आप इसको कैंसिल कर दें तो ये 2 बार जाएगा, मतलब 4 आ जाएगा। विकल्प नंबर बी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। अगला देखिए अगला कह रहा है कि सूचकांकों के लिए
तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण यानी कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को गणितीय रूप से संतुष्ट करने वाली समीकरण कौन सी है? तो यहाँ पर टाइम रिवर्सल टेस्ट की बात हुई है, ठीक है। टाइम रिवर्सल टेस्ट, सॉरी, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की बात हुई है। तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट आपका ये होता है P01 इंटू Q01 बराबर होता है P1 Q1 बटे P0 Q0, या फिर इसी को V0 भी लिखते हैं, ठीक है। ये आपका वैल्यू इंडेक्स होता है, ये याद रखिएगा, इसकी जगह पर V01 भी यहाँ पर लिख के आ सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगला देखिए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि यदि दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक r बराबर -1 है तो इसका क्या अर्थ है? अगर r का मान -1 है तो इसका मतलब उनके बीच यहाँ पर पूर्ण ऋणात्मक संबंध होगा। इसकी मैंने पूरी टेबल आपको अच्छे से बता रखी है, ठीक है, कि कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा, कब उच्च धनात्मक होगा, कब निम्न ऋणात्मक होगा। तो ये सारी टेबल आप पहले से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला देखिए, ये क्वेश्चन कल वाले भी यहाँ पर सेट में था, लेकिन वहां पर आपसे रविवार की बात हुई थी। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक लीप ईयर में 53 सोमवार होने की प्रायिकता। मैंने आपको बताया था, आपको ये देखना है कि लीप ईयर है या साधारण ईयर है। अगर लीप ईयर है तो प्रायिकता 2/7, साधारण ईयर है तो प्रायिकता 1/7। तो इसका विकल्प नंबर बी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा, ठीक है। कई बार मैंने पूरा सॉल्व कराया, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर देता हूँ अब, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर देखिए, ये लॉग बेस 10 2 की वैल्यू दी गई है और आपसे बोला गया है कि लॉग बेस 10 20 की वैल्यू। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? लॉग बेस 10, इस 20 को आप लिख सकते हैं 10 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब लॉग में आपको पता होगा कि अगर कोई संख्या गुणे में है तो उसको प्लस में लिख सकते हैं, यानी कि लॉग बेस 10, यहाँ पर आ जाएगा 10, प्लस लगा दीजिए, लॉग बेस 10 2, इतना बन जाएगा। अब लॉग 10 का मान होता है 1, ये आप सभी को पता होना चाहिए, और लॉग 2 की वैल्यू दी गई है, यानी कि 0.3010। ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 1.3010, यानी कि विकल्प नंबर जो ए दिया गया है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि समांतर श्रेणी, ये आपको दिया गया, इसका 15वां पद। आपको मैंने कल भी इस तरह का एक क्वेश्चन बताया था, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर ये जो दिया जाता है ये तो आपका एन होता है, पहला जो पद होता है वो आपका ए होता है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी कि 15 और 12 के बीच का डिफरेंस कितना है? 7। यहाँ पर आप कोई भी डिफरेंस ले लीजिए, यहाँ पर भी कितना आएगा? 7। तो जो डिफरेंस होता है ये आपका डी होता है। तो अब मान रख दीजिए, ए का मान हो जाएगा 5 प्लस एन का मान 15 रखेंगे, 15 से 1 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 14। डी का मान यहाँ पर कितना दिया गया है? 7 दिया गया है, ठीक। तो ये हो जाएगा 5, ये आप गुणा कर देंगे तो 98, यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 103, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर जो है आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि जो है वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? देखिए, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। कौन सा क्षेत्र बोला जाता है? सेवा क्षेत्र, ठीक है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोलते हैं। तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आपका बैंकिंग हो गया, बीमा सेवाएं हो गई, ठीक है, ये सब आपके तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, यानी कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। अगला देखिए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि भारत में वित्त वर्ष की जो अवधि है वो क्या है? तो वित्त वर्ष की अवधि जो है भारत में वो 1 अप्रैल से 31 मार्च है। क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि जब समष्टि की इकाइयों का चयन पूरी तरह से जांचकर्ता की सुविधा अनुसार हो या बिना किसी व्यवस्थित नियम के किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं सुविधानुसार प्रतिदर्श। क्या बोला जाता है? उसे यहाँ पर जो है सुविधानुसार प्रतिदर्श यहाँ पर जो है वो बोला जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि आंकड़ों का वर्गीकरण जब उनकी मात्रा या फिर संख्यात्मक मूल्यों के आधार पर किया जाता है तो क्या कहलाता है? तो इसे मात्रात्मक या संख्यात्मक वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रात्मक या फिर संख्यात्मक वर्गीकरण बोला जाता है। अगला कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप का उपयोग करके लिए गए विचलनों का योग जो है वो हमेशा शून्य होता है। तो विचलनों का योग हमेशा शून्य किसमें होता है? वो आपका अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य से लिए गए विचलन में होता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि प्रतिदर्श के चयन के कारण वास्तविक समष्टि मूल्य और प्रतिदर्श अनुमान मूल्य के बीच का जो स्वाभाविक अंतर होता है उससे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो दोनों के बीच का डिफरेंस होता है उसे प्रतिदर्श त्रुटि यानी कि सैंपलिंग एरर बोला जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि सांख्यिकी विज्ञान की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है? तो यहाँ पर जो है सांख्यिकी की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए याद रखिएगा कि विश्लेषण जो है वो हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। इसको योग्य और प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा करना चाहिए, यानी कि योग्य और प्रशिक्षित जो है विशेषज्ञों के द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये यहाँ पर विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर की। तो यहाँ पर कह रहा है कि कंप्यूटर वास्तुकला में प्रयुक्त रजिस्टर क्या होते हैं? तो रजिस्टर जो होते हैं ये सीपीयू के भीतर स्थित जो है अत्यंत तीव्र गति वाली छोटी मेमोरी होती है। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो याद रखिएगा लाइनेक्स। लाइनेक्स जो होता है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगला कह रहा है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के नवीनतम संस्करण आईपी वर्जन 4, यहाँ पर सॉरी आईपी वर्जन 6 की बात हो रही है। एड्रेस का आकार कितने बिट है? तो ये आपका होता है 128 बिट, और यहाँ पर जो है आईपी वर्जन जो 4 होता है उसका होता है 32 बिट। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि एमएस वर्ड में किसी दस्तावेज के सभी टेक्स्ट को चुनने सेलेक्ट करने के लिए कौन सी कुंजी होती है? तो ये होती है आपकी कंट्रोल+A होती है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि एमएस एक्सेल में यदि हम एक फॉर्मूले को नीचे की ओर खींचते हैं और सेल का पता स्वतः बदल जाता है, तो इस संदर्भ प्रणाली को क्या बोलते हैं? इससे बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस, या फिर हिंदी में सापेक्ष सेल संदर्भ बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग कंप्यूटर विज्ञान के किस आधुनिक क्षेत्र के उपभाग हैं? तो मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया, ये सब एआई के भाग हैं, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के भाग हैं। इसके बाद अगला कह रहा है कि वेब ब्राउजर के संबंध में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यूआरएल बोलते हम लोग यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को। किसे बोला जाता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इंटरनेट नेटवर्क पर डेटा के सुरक्षित संचरण के लिए प्रयुक्त होने वाले सुरक्षित प्रोटोकॉल HTTPS होता है। इसमें S का अर्थ क्या होता है? तो S का मतलब होता है सिक्योर। क्या होता है? सिक्योर होता है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा नागरिकों के सभी सरकारी दस्तावेजों को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए क्लाउड आधारित कौन सी सेवा प्रदान की गई? तो इसके लिए आपको मिला है डिजी लॉकर। क्या मिलता है? डिजी लॉकर मिलता है। अगला यहाँ पर है कि मेटावर्स तकनीक मुख्य रूप से किन दो प्रौद्योगिकियों के संयोजन पर आधारित है? तो यहाँ पर किसकी बात हुई है? यहाँ पर बात हुई है मेटावर्स की। तो ये किस पर आधारित है? तो अगर मैं बात करूं तो ये आपके वर्चुअल रियलिटी और इसके अलावा ऑगमेंटेड रियलिटी, इन दोनों पर जो है आपका यहाँ पर ये आधारित है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की होती है, यानी कि जिसका डेटा कंप्यूटर बंद होने पर जो है वो नष्ट हो जाता है? तो वो होती है रैम। ठीक है, रैम का डेटा जो है यहाँ पर कंप्यूटर बंद होने पर नष्ट हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत के नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन यानी कि एनपीसीआई द्वारा संचालित एईपीएस वित्तीय सेवा का पूर्ण रूप क्या है? तो एईपीएस बोलते हैं आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को। किसे बोला जाता है? आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को बोलते हैं एईपीएस। ठीक है, अगला यहाँ पर कह रहा है कि ईमेल सुरक्षा के संदर्भ में स्पैम का मतलब क्या होता है? तो स्पैम का मतलब होता है अवांछित संदेहास्पद विज्ञापन वाले ईमेल को मुख्य इनबॉक्स से अलग करना। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगला कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो लैन को क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। लैन को जो है लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ पर जो है बोला जाता है। अगला यहाँ पर देखिए, अगला कह रहा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि आईओटी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? भौतिक उपकरणों यानी कि डिवाइसेस को इंटरनेट से जोड़कर उनके बीच डेटा स्वतः आदान प्रदान करना। तो ये जो है आईओटी का उद्देश्य होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे तीसरे पार्ट की यानी कि यूपी जीके की। तो अब देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। तो राजकीय चिन्ह जो है मछली और तीर कमान। देखिए यहाँ पर ये बहुत सिंपल नहीं है, ये प्रीवियस पूछे भी गए हैं आपके। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर चेक करेंगे तो वहां पर जो है राजकीय चिन्ह आपसे पूछा गया है। ठीक है, राजकीय पुष्प पूछा गया है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिंपल का मतलब ये है कि आपको ये आता है। ठीक है,
इलाहाबाद का नया नाम क्या है? तो ये तो आप सभी को पता होगा, प्रयागराज। लेकिन इलाहाबाद का नया नाम तो प्रयागराज सबको पता होगा, और ये पता होना चाहिए कि ये नया नाम जो है कब दिया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए 2018 में, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कब किया गया है? तो 2018 में किया गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला आप सभी को पता होगा कहाँ पर लगता है, प्रयागराज में लगता है। लेकिन अब इससे संबंधित पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था कि कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद लगता है? तो कुंभ मेला जो है, महाकुंभ मेला जो है आपका 12 वर्ष पर लगता है। इसके अलावा करंट के हिसाब से पूछा गया था कि इस बार जो है कुंभ मेले में कितने लोगों ने स्नान किया? तो लगभग 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें साथ में आप ये भी पढ़ते रहिए, केवल ये मत देखिए कि ये क्वेश्चन पूछा गया तो बहुत सिंपल है, इसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला अगर हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो वो कौन सा है? लखीमपुर खीरी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? तो ये आपके बिजनौर में प्रवेश करती है। गंगा नदी जो है ये कहाँ से प्रवेश करती है? तो बिजनौर से प्रवेश करती है, ठीक है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो कितने राज्यों से लगती है? तो 8 राज्यों से। अगर यहाँ पर जो है कभी कभी स्टेट और साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी दोनों दे दिया जाएगा तो दिल्ली भी आप काउंट करके बताएंगे, ठीक है, तो फिर 9 हो जाएंगे। इसके बाद देखिए, अगला यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो आईटी सिटी जो है वो लखनऊ में स्थापित की जा रही है। कहाँ पर? लखनऊ में स्थापित की जा रही है। अगला यहाँ पर है, कथक नृत्य का जन्म स्थान कौन सा है? तो कथक नृत्य का जन्म स्थान जो है ये सॉरी, यहाँ पर कथक नृत्य का जन्म स्थान जो है वो उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये जो आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें से आपका ये एक नृत्य जो कथक है, ये आपका कहाँ से लिया गया? उत्तर प्रदेश का इसका जन्म स्थान है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अगर मैं केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की बात करूं तो पहले इसे क्या बोला जाता था? पहले इसे बोला जाता था, यहाँ पर याद रखिएगा, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है इसे रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय बोला जाता है। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी और ये बुंदेलखंड के झांसी क्षेत्र में, ठीक है, याद रखिएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र के जो है झांसी जिले में यहाँ पर उपस्थित है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? सरोजनी नायडू। ये तो आप सभी को पता होगा, पहली महिला और इसके अलावा पहले राज्यपाल दोनों में आपको सरोजनी नायडू ही टिक करना है, ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि गोरखपुर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर आपका राप्ती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? राप्ती नदी के किनारे। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वन विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो अगर मैं वन विभाग की स्थापना की बात करूं तो ये 1861 में की गई थी। कब की गई थी? उत्तर प्रदेश में वन विभाग की स्थापना जो है 1861 में की गई थी। अगला कह रहा है कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा जो है आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में जो है बुलंद दरवाजा स्थित है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, जिसको यहाँ पर सम्राट अकबर ने जो है गुजरात विजय की स्मृति में बनवाया था। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अफीम उत्पादन का एकमात्र केंद्र कहाँ है? तो अफीम उत्पादन का एकमात्र केंद्र जो है वो गाजीपुर है। कौन सा है? गाजीपुर। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नहर कौन सी है? शारदा नहर है, ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी नहर है वो शारदा नहर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2011 में कितनी है? तो ये आप लोग याद रखिएगा, 67.7% है। अगर मेल की बात होगी तो 77.3%, और अगर फीमेल की बात होगी तो 57.2%, ये भी याद रखिएगा साथ में, ठीक है। इसके अलावा इत्र नगरी किसे बोला जाता है? तो कन्नौज को यहाँ पर जो है इत्र नगरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इत्र नगरी जो है यहाँ पर बोला जाता है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वो प्रयागराज है, ठीक है, प्रयागराज जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अगर मैं इसकी बात करूं भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की, तो इससे पहले जो है
आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। कैसे जाना जाता था? आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जो है यहाँ पर इसको जाना जाता था। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसको यहाँ पर जो है आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर जो है अब इसे भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहते हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। अगला यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है वो 1863 में की गई थी। कब की गई थी? 1863 में जो है वो यहाँ पर राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं आपको इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। बाकी यूपी करंट जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा अगर यहाँ पर पीडीएफ हो पाएगा तो मैं उपलब्ध करा दूंगा, नहीं जो भी आपके पास सोर्स है उससे जो है यूपी करंट अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। लास्ट 6 मंथ का तो जरूर पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।